नमस्कार दोस्तों। आज की स्टॉक लर्निंग में हम फेस टू फेस आपके साथ आए हैं और स्टडी करेंगे एक कंपनी को लेकर के जो कंपनी में देखा गया कि बुक वैल्यू तो काफ़ी छोटा है। बुक वैल्यू भी छोटा है और स्टॉक में जो बुक वैल्यू के हिसाब से मार्केट की जो करंट प्राइस है उसको सीधा सीधा कहते हैं कि अंडर वैल्यूड स्टॉक। अब अंडर वैल्यूड स्टॉक है तो क्या किस सेक्टर का है कैसे नहीं है, क्या स्टॉक प्राइस है, हम एवरीथिंग इन द सिंगल में कुछ पॉइंट में लेकर के चलेंगे जिसमें देखते हैं कंपनी को लेकर के। कंपनी सीमेंट इंडस्ट्रीज से जुड़ी हुई नहीं है लेकिन सीमेंट इंडस्ट्रीज से बनने वाली जो प्रोडक्ट होती है उस पे कामकाज करती है। मेन जो थीम था कंपनी का वो थीम है एस्बेस्टस बनाना जो सीमेंट से बनती है। इसके बाद कंपनी में प्रॉफिटेबिलिटी सब कुछ अच्छी दिखती है, कोई इशू नहीं दिखती है, लेकिन एक पॉइंट पे आकर के ऐसा आकलन लिखता लगता है जहां पे इनके करंट रेशियो काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं। हम सामने डिस्प्ले भी लेके आएंगे, पहले एक नज़र हम उस पर थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं स्टॉक को लेकर के। पहले बताऊं दोस्तों, ये कोई भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, किसी स्टॉक को प्रमोशंस नहीं करता हूं मैं, और ना किसी स्टॉक को रिकमेंडेशन के लिए होल्ड बाय और सेल के लिए कोई बात कहता हूँ। जैसे जो कंप्लीटली लर्निंग पार्ट्स की बातें हैं यहाँ पे, जहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप जितने भी एस्पेक्ट होते हैं चाहे स्टॉक को लेकर के जो मन में क्वेरी आती है, स्टॉक कैसा है, स्टॉक की जो मार्केट पोटेंशियल क्या कहती है, आगे फ्यूचर्स क्या कहती है, साथ में इसका मार्केट में क्राउडेड कितना है, इसको लेकर के इंटरेस्टेड शेयर होल्डर कितनी की तादाद है, ये सारे एस्पेक्ट को हम बात करेंगे। सबसे पहले चलते हैं डिस्प्ले पे। अब हम जानते हैं इस स्टॉक को लेकर के क्या क्या मार्केट की पोटेंशियल यहाँ पे निकलती है स्टॉक में और क्या निकलती नहीं आती है। चलिए हम जानते हैं अब स्टॉक। कंपनी का नाम है श्री के पी आर इंडस्ट्रीज। जहां पे ये देखने को मिलती है जो कंपनी में जो बुक वैल्यू है नियरली कितना है, 58 का है। करंट प्राइस की बात करें 41 का। अब यहाँ पे जो भीड़ है, मैं इसकी भीड़ की बात इसलिए कर रहा हूँ कि ये एक आकलन करने की वो फॉर्मूला है जो कि प्रॉफिट के बेसिस पे आकलन दिखाता है। जो एक कंपनी जिसका पर शेयर की प्रॉफिट ये कहता है, यदि 5 रुपए के आसपास कहता है, तो 8 गुना उसमें मार्केट में क्या है, भीड़ बनी हुई है। उस भीड़ के बेसिस पे करंट प्राइस क्या कहती है, 41 कहती है। जहां पे ये जो 5 रुपए के आसपास कमाई हुई पर शेयर की, उस शेयर की कॉस्ट बुक वैल्यू था कितना, 58 का, और फेस वैल्यू जो कि नॉमिनल वैल्यू कहलाता है उसका प्राइस था 10 रुपए का। अर्थात सीधा सीधा देखें तो 10 रुपए का जो नोट है पॉकेट में, उसकी कमाई कितनी करके देती है, 50% करके देती है। तो ये तो था एक आकलन। इसके बाद इंडस्ट्रियल के इंट्रिंसिक वैल्यू क्या कहती है, कहती है करीब 47-48 के आसपास। तो ये दोनों फैक्टर के हिसाब से क्या लगती है, जो करंट प्राइस है वो क्या है, ये अंडर वैल्यूड स्टॉक, अंडर वैल्यूड स्टॉक लिस्ट में आती है। अब आते हैं इसको नेक्स्ट, जहाँ पे हिस्टोरिकल डेटा आरओसी कहती है करीब 8-9% का और आरओई कहती है करीब 7% का। डिविडेंड का कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं। प्रमोटर्स होल्डिंग एक रिकंसिडरेशन का सब्जेक्ट बनता है हमेशा, क्योंकि यहाँ पे देखना जरूरी है जो क्या प्रमोटर्स अपनी पोजीशन को छोड़ के जा तो नहीं रहे, कुछ नए इंक्लूड तो नहीं कर रहे, बायबैक तो नहीं कर रहे हैं, ऐसा सिचुएशन। इसके बाद जो निकल के आती है डेट टू इक्विटी रेशियो, जो कि दूसरा इंडिकेटर कहलाता है, और वो इंडिकेटर ये कहलाता है जो कंपनी में बोरोइंग्स का क्या रेशियोज है। इसके बाद एक नया जो पे हम खास कर स्टडी करते हैं अपने इस स्टॉक लर्निंग के दौरान, उसका नाम है करंट रेशियो। क्योंकि ये वो पॉइंट है, इस पॉइंट से पता है क्या होता है, ये वो पॉइंट है इस पॉइंट से ये देखा जा सकता है आकलन करके, जो जो इन्होंने ईपीएस दिखाया, जो अर्निंग पर शेयर हमारा ये रहा, उस अर्निंग पर शेयर के पीछे की जो क्या क्या बैकग्राउंड होता है, उसके पीछे की बैकग्राउंड होती है सेल्स, सेल्स के बेसिस पे प्रॉफिट। तो सेल्स में कितना उधार सेल्स है, मैं सीधे सीधे बात करूं आमतौर पे, तो सेल्स में कितना उधार गया हुआ है, और वो उधारी जो गया है, उधार जो गया है, उसमें कितना रिस्क फैक्टर बनता है, किसके बेसिस पे, सेल्स के बेसिस पे। डेटर्स का रेशियो क्या कहता है, और जो प्रॉफिट बना है प्रॉफिट के बेसिस पे डेटर कितने आकलन में निकल के आती है।
इसीलिए हम दो फैक्टर को लेकर चलते हैं, खास के करंट रेशियो को समझने को लेकर। एक और चीज है डेट्स रेशियो, डेट टू इक्विटी रेशियो। उसमें एक चीज का देखने को मिलती है, तो डेट्स कितना ज्यादा है, क्या कंपनी अपनी बर्डन को कम कर रही है या कंपनी को बर्डन को बढ़ा रही है। ये सवाल इसलिए होता है क्योंकि ईपीएस में ये जो दो इफेक्ट है ना, वो क्या करता है, इसको इम्पैक्ट और हिट कर सकता है। चलिए जानते हैं इसको लेकर के, कुछ और पॉइंट्स को लेकर के चलते हैं जानने के लिए। जहां पे ये निकल के आती है, जो करंट रेशियो क्या कहती है यहाँ पे, करीब 9% का, 8.96%, मतलब काफी ज्यादा है। और एक आकलन करिए है, यदि स्टॉक में पी छोटा है तो बाकी कंपनी की पी क्या कहती है। अर्थात मैं सीधा सीधा कहूं तो इस दुकानों पे, जो श्री केआरपी इंडस्ट्रीज की दुकान है, इस दुकान पे 8 लोग खड़े हैं। कितने? 8 लोग खड़े हैं। और ये 8 लोग क्या है, इंटरेस्टेड से, ये 8 लोग बने हुए हैं। अब जो बाकी कंपनियां हैं इनके पेयर्स में, उनके पास कितने खड़ी है, 40 लोग खड़े हैं एवरेज में। अर्थात इनका एवरेज से क्या है, कम रेशियो है। और यदि इनकी मार्केट में सब कुछ ठीक है तो इनके पास भीड़ जाना चाहिए दुकान पे। यदि भीड़ जाए यहाँ से यहाँ पे कन्वर्ट होती है तो कितनी परसेंट कन्वर्ट होगी, नियरली 5 गुना मान लें, 4 गुना मान लेते हैं। 4 गुना तो भीड़ जाएगी। 4 गुना यदि जाती है तो कितनी जाएगी, नियरली 160 के आसपास जाएगी। अर्थात इसका क्या कह सकते हैं, इसके बेसिस पर यदि टारगेट देखा जाए तो वो कहती है 160 रुपए का, लेकिन स्टॉक की करंट प्राइस क्या कहती है, अंडर वैल्यूड है। चलिए अब आते हैं हम इसके पेयर्स को बाकी, जहां पे शेयर की जो नंबर है वो करीब 2 करोड़ के आसपास की है। तो इस 2 करोड़ के बाद क्या कहती है इसको लेकर के, पेयर्स में यदि एनटीपीसी को कंपेयर करेंगे तो मुझे लगता कि इंसाफी नहीं है, ना इंसाफी भी नहीं है। तो इसको मैं कट करता हूँ, आगे चलता हूँ, क्योंकि ये कहती है कि पावर जनरेशन कंपनी है और ये कुछ और कहती है। सेगमेंट वाइज डिटेल यदि मिल जाए तो शायद बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो पाएगा, जो क्या इसका किस सेगमेंट से क्या पैसा निकल के आती है। अब आते हैं हम क्वार्टरली डेटा के, जहाँ क्वार्टरली डेटा के बारे में कंपनी कहती है जो क्या बिल्डअप हुई है, कहती हाँ हमने पिछले क्यू और क्यू से तो बिल्डअप कर रहे हैं, लेकिन वाई ओ वाई में से हमारी क्या हो रही है, थोड़ा सा पिटाई हुआ है। अब पिटाई हुआ तो क्या प्रॉफिट में पिटाई हुआ, तो कहती है प्रॉफिट तो हम क्या कर रहे हैं, तो प्रॉफिट के बारे में आकलन करके कहती है कंपनी, नियरली जो कंपनी कम से कम 2.5 करोड़ का प्रॉफिट बनाया है, जो कि यदि पिछले क्वार्टर से देखेंगे क्यू और क्यू के हिसाब से, तो कहती है कि हम तो क्या कर रहे हैं, बिल्ड कर रहे हैं। और यदि वाई वाई के हिसाब से कंपेयर करेंगे तो ये कहती है हम तो कई गुना की ग्रो लेवल पे हैं। जहां 50-57 लाख का हमने प्रॉफिट बुक किया था, वहां पे हम 2.5 करोड़ के आसपास की प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। मतलब यहां तक क्या लगता है, क्लियरिटी लगता है। कोई भी स्टॉक हो, यहां तक क्या लगता है, अच्छी सी निकल के आती है इसकी वैल्यू। अब आती है ईयरली बेसिस में क्या कहती है। ईयरली बेसिस में देखा गया कंपनी वाई वाई में 23 और 24 में क्या था, गिरावट था। फिलहाल क्या कह दी है, 12 महीने में गिरावट है। ट्रेंडिंग क्या कहता है, गिरावट का है। प्रॉफिट के बारे में कुछ कहती है, कहती है हाँ कहती तो है। कहती है जब लास्ट 12 महीने की प्रॉफिट 10 करोड़ के आसपास पहुंचा है, और उससे पहले कंपनी ने कितना का प्रॉफिट बनाया था, 7.5 करोड़ से ज्यादा। उससे पहले क्या था, मतलब इससे वाई वाई में यदि इसको कंपेयर करें तो कहती है 200% का क्या बनती है, प्रॉफिटेबिलिटी बनती है। लगातार क्या कहती है, बिल्डअप कर रही है। ठीक है, यहाँ तक सी ठीक ठाक देखने को मिलती है। जहाँ पे सेल्स के बारे में कंपनी ने कहा कि हिस्टोरिकल डेटा सेल्स में क्या थी, डिक्लाइन करती है। स्टॉक प्राइस जो प्रॉफिट ग्रो है उसमें कहती है लास्ट 3 साल में हमने अच्छे खासे ग्रो किया है। और कुछ ऐसे पॉइंट्स जहाँ पे स्टॉक ने अच्छी खासी जंप, और कुछ ऐसे पॉइंट्स जहाँ पे कुछ डिमेरिट भी देखने को मिला है। अब जिस टॉपिक पे हम चर्चा कर रहे थे, किसको लेकर के, करंट रेशियो को लेकर के, क्या करंट रेशियो कितनी रिस्क फैक्टर को लेकर के चलती है। तो यहाँ पे हम केवल मार्च तक के डेटा को देखें, ईयरली में
तो कंपनी के पास क्या हो रही है, जो एक तो फिक्स एसेट्स जो पार्ट्स थी उसको क्या किया उन्होंने, कन्वर्ट करके कहाँ डाला, इन्वेस्टमेंट में डाला। और करंट जो एसेट्स है, अदर एसेट्स में देखा गया जो कि लैब इनकी क्या कहती है, ट्रेड रिसेबल की पार्ट को कहती है, बया करती है, उसके बारे में कहती है कितना, 4 करोड़ 26 लाख का इनका है। क्या है, 4 करोड़ 26 लाख का, जो कि पहले सिचुएशन से कंपनी ने क्या किया है, कम किया है, रिकवरी पे काफी ध्यान दिया है, अर्थात यहाँ पे थोड़ा सा क्या बनती है, थोड़ा सा इसके मैनेजमेंट में परफॉर्मेंस लेवल बनती है। और इसके बाद कहती है जो ये जो रेशियोज रहा पेबल रिसीबल्स का लेकर के, कहती है डेटर्स डे जो है ना वो हमने कम किया, जो किसी टाइम में 250 दिन से ज्यादा था वो हमने क्या किया, 113 दिन पे लेके आए। अर्थात यहाँ पे क्या कहती है, 4 महीने में हम सेटल करने वाले हैं। जब 4 महीने में सेटल करेगी तो प्रॉफिट क्या कहते थे इसको लेकर के, 7 करोड़ का। और डेटर्स क्या कहती है, कितने करोड़ का, 4 करोड़ का। अर्थात आकलन करके देखा कि क्या मिला, इसके आकलन में ये मिला जो ये कंपनी में डेवलपमेंट हुआ है। डेवलपमेंट हुआ तो आगे क्या कहती है, क्या डेवलपमेंट का क्या था इसको लेकर के, क्या इन्वेस्टर की तादाद कुछ थी। उससे पहले हम नजर डालेंगे एक सेंटीमेंटर की तरफ। सेंटीमेंटर के बारे में कंपनी कहती है जो लेटेस्ट उन्होंने न्यूज पब्लिकेशन दिया था किसको लेकर के, रिजल्ट को लेकर के, जिसपे हमने स्टडी कर ही लिया है, बाकी कुछ कहने वाला है नहीं। कंप्लेन अपॉइंटमेंट है, सेक्रेटरी ऑडिटर को अपॉइंटमेंट किया है और उसका आउटकम रिवर्सल का आ चुका है। ये इनका सेंटिमेंटल था। इन्वेस्टमेंट में देखें तो यहाँ पे तादाद को कुछ हो रहा है, कहते हैं हाँ यहाँ पे तादाद तो बढ़ती नजर आती है। तादाद बढ़ने का ये है जो अभी किसी टाइम में कंपनी के पास केवल केवल कितने 6,000 की तादाद थी शेयर होल्डर को लेकर के, आज के टाइम में कितने का आती है, नियरली 9,000 की तादाद हो गई। जब 9,000 की तादाद बनी है तो इसके बारे में क्या कहती है, प्रमोटर्स को कुछ ने बेचा है, कहती है प्रमोटर ने थोड़ा सा तो बेचा है। और प्रमोटर अपनी पोजीशन लगातार 1-1% की कम क्यों करती है, एक सवाल बनता है यहाँ पे। प्रमोटर ने यहाँ पे आकर के अपनी एक पोजीशन कम किया था, और यह खासकर मार्च और जून में वो सेम रखा, उसमें कोई फेरबदल नहीं किया। कुछ बड़ी डील की बात यूँ थी तो कहती है हाँ यहाँ पे डील तो हुई थी, लेकिन डील हमारे पास जून में हुई थी। इनसाइडर ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, बल्क ट्रेडिंग की बात कर नहीं रहे। और सेट के हिसाब से भी यही बात करते हैं जहाँ पे मार्केट से उन्होंने कुछ क्वालिटी को क्या था, प्लेस वगैरह किया था। जहाँ पे एफ आई और डी की कोई तादाद नहीं, पब्लिक की तादाद की बात करें तो कुछ निकल के आती है, कहती है हाँ पब्लिक की तादाद अच्छी खासी है, 37% के आसपास तादाद है। उसमें से बड़े बड़े लोग से जिनके पास 3-4% के आसपास होल्डिंग है। तो ऑब्वियसली क्या है, जहाँ पे जो तादाद है भीड़ को लेकर के, उस भीड़ में ज़्यादातर जो लोग हैं ना उन्होंने अपनी पोजीशन को अपने पास ही दबा के रखा हुआ है। ऑलमोस्ट यदि पब्लिक के पास की रिटेल में देखें तो ये क्या कहती है, 3, 3, 6, 3, 9, 2, 11, 12, 14, 15, 16% के आसपास ये हैं। तो नियरली ये देखा गया कि 20% की तादाद जो है ना वो आम रिटेल के पास होगा। और उनकी स्टॉक में चार्ट क्या कहती है उसके साथ चलते हैं। चार्ट में नज़र ये आती है जो लगातार बिल्डअप हो रही है, और बिल्डअप का सिलसिला जो है वो चढ़ता नजर आता है, जहाँ पे लगातार स्टॉक ने पिछले 2 दिनों में ये देखने को मिला जहाँ पे स्विंग वाली पोजीशन निकल के आई। इससे पहले भी देखने को मिला था, इससे पहले मैं चार्ट कुछ और कहता था, लेकिन फिलहाल यहाँ पे चार्ट में एक अपर साइड के लिए ओपन होता नजरदार दिखता है, जहाँ पे एक फॉर्मूला लगता है इसके ऊपर। वैसे तो देखा गया कि रिस्क फैक्टर में और टारगेट फैक्टर में नियरली 25 से 30% का गैप हो सकता है। मेरा खुद का आकलन है, मैं खुद के आकलन की बात करूं, यदि कभी आप किसी स्टॉक के एंट्री पॉइंट को देखें, कभी भी एंट्री पॉइंट लें, एंट्री पॉइंट के लिए एवरेज वैल्यू जानना जरूरी है। और एवरेज वैल्यू कहती है इसको लेकर के क्या, एवरेज वैल्यू कहती है नियरली कितना तक गया था एवरेज वैल्यू इसका, 41 रुपये के आसपास गया था। कितना पे आसपास है, नियरली 35 रुपये के आसपास की एवरेज वैल्यू थी। और फिलहाल स्टॉक लगातार बिल्डअप हुई। स्टॉक यदि नीचे आती है एवरेज वैल्यू के पास, जब भी मैच करते हैं तो वहाँ से एक क्या बनती है, एक बिल्डअप होती प्राइस बन सकती है आगे चल करके। दोस्तों कोई रिकमेंडेशन या एडवाइस नहीं है, हमने जानने का प्रयास किया स्टॉक को लेकर के,
जहाँ पे हम सेगमेंट वाइज पर एक नज़र डालते हैं, क्या सेगमेंट वाइज में कंपनी ने कुछ दिया है। तो फिलहाल मार्च तक का अपडेटेड था, और मार्च तक के अपडेटेड में कंपनी ने कहा हमारे पास क्या है। ओ, इसको पता है क्यों लिया गया उसके। कंपनी विंड पावर जनरेशन पे कामकाज करती है, और विंड पावर से इनके पास पाइप्स डिवीजन, इनके पास पाइप का काम है, जहाँ पे 11 करोड़ के आसपास, 1 करोड़ के आसपास ट्रांजेक्शन करते हैं, और नियरली 30 लाख के आसपास काम करते हैं, 21 लाख के आसपास विंड पावर पे करते हैं। इनकी टोटल ट्रांजेक्शन वाइज है, इसका क्लियरिटी के साथ ये निकल के आती है। जो कंपनी एनटीपीसी से इसलिए कंपेयर किया गया क्योंकि कंपनी में क्या था, एनटीपीसी से इसलिए कंपेयर किया गया क्योंकि कंपनी विंड पावर जनरेट करती है, और इनका मेन कारोबार जो हम वहां पे देख रहे थे किस चीज को लेकर के, सीमेंटेड एस्बेस्टस को लेकर के, तो वो एक्चुअली नहीं, इनकी मेन काम है पाइप को लेकर के, जो सीमेंटेड पाइप हो सकती है, जो पाइप पे कामकाज करती है। और दूसरी तरफ उनका कारोबार क्या है, विंड पावर पे कामकाज, जनरेशन का कामकाज है। हमने इस स्टॉक को जानने का प्रयास किया, समझने का प्रयास किया दोस्तों। इस स्टडी में कुछ आपकी फीडबैक की हमें इंतजार रहता है, फीडबैक की ज़रूरत होती है एज ए लर्नर ऑल्सो। सो वेट एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हेयर।